नमस्कार बच्चों। आज हम सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेंगे। सेकेंड पेपर है आपका वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की सिलाइयाँ करना और फ्रॉक है और आपके विभिन्न प्रकार के ऊन के वीविंग के द्वारा बनाए हुए सैंपल्स हैं। लेकिन सिलाई करने से पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ें हम जान लें कि सिलाई में आने वाली क्या क्या उपकरण हैं। सिलाई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पहले ऐसा नहीं है कि हम कपड़े को डायरेक्ट सिल देते हैं। आपने देखा होगा टेलर पहले नाप लेता है, फिर उसका रेखांकन करता है, उसके बाद उसकी कटिंग करता है, देन वो सिलता है। तो इसके लिए अलग अलग उपकरण होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे नाप के लिए जो उपकरण हैं। पहला है इंच टेप। इस उपकरण से व्यक्ति के विभिन्न नाप लिए जाते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में इंच टेप कहा जाता है, जो हमारे घरों में होता है। लचीला और मुलायम रहता है। इसके एक तरफ इंच दर्शाया जाता है और दूसरी तरफ इसमें मीटर, कई बार सेंटीमीटर भी दर्शाया जाता है। इंच टेप का प्रत्येक इंच 8 बराबर हिस्सों में बटा हुआ होता है। इन अंकों के बीच में एक बड़ी रेखा खींची हुई होती है जो हाफ इंच को दर्शाती है। 1 सेंटीमीटर 10 भागों में बटा हुआ होता है। इसे आसानी से लपेटा जाए, इसके लिए इसको लचीला बनाया जाता है। इसके लिए फीते के एक और 3 इंच लंबी स्टील की रॉड लगाई जाती है, जिस पर इसको आसानी से लपेटा जा सके। और कई बार इसमें फुट भी अंकित होता है, 2 इंच का 1 फुट होता है। उसके बाद है इंच टेप का जब हमने नाप ले लिया तो अब हमें लिखने के लिए चाहिए नोटबुक और पेंसिल, पेन और रबड़। कि नाप को उतारने के लिए नोटबुक होना ज़रूरी है। कई बार हम भूल जाते हैं कि कितना नाप था, तो हमें लिखना आवश्यक है। और लिखने के लिए पेंसिल, पेन, रबड़, ये इसकी आवश्यकता होती है। कई बार हमें गले का डिज़ाइन भी देखना होता है कि कैसे बनाना है, आकृति उसकी कैसी बनानी है। इन सबको के लिए भी पेंसिल की रबड़ आवश्यकता होती है। और कुछ गलती हो जाए उसको मिटाने के लिए रबड़ की आवश्यकता होती है। स्केल, सीधी रेखा खींचने के लिए हमें स्केल की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आता है रेखांकन या पिनिंग के लिए उपकरण। सबसे पहला है टेबल। ड्राफ्टिंग या रेखांकन करने के लिए चिकनी और समतल सतह होनी ज़रूरी है। टेबल होनी चाहिए, उसके लिए खुरदरी जगह बिल्कुल नहीं चलती है। कोई जोरदार सतह भी नहीं होनी चाहिए और सीधी रेखा, क्योंकि जोरदार सतह हो गई है तो हमें सीधी रेखा खींचने में मुश्किल आएगी। उसके बाद स्केल, सीधी रेखा खींचने के लिए स्केल की आवश्यकता होती है। 1 फुट का होता है स्केल, इसमें 12 इंच अंकित होते हैं। प्लास्टिक का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, स्टील का मिलता है। उसके बाद आता है टेलरिंग कर्व। सही गोलाई देने के लिए हम इस उपकरण की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग परिधान में कई गोल रेखाओं, प्रिंसेस कर्व वगैरह देने के लिए काम में लिया जाता है। एक होता है एल स्क्वायर, टेलर्स स्क्वायर जिसको कह सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एल अंग्रेजी के एल अक्षर के समान होता है। इसका एक हिस्सा 12 इंच का तथा दूसरा हिस्सा 20 इंच या 24 इंच का होता है। समकोण खींचने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके मध्य में कर्व बना होता है। पैंट, पजामा, कोट आदि वस्त्रों के ऊपर इसी से निशान लगाए जाते हैं। ये स्टील का, अधिकतर स्टील का ही बना हुआ होता है। फिर है टेलर्स चौक। कपड़े पर निशान लगाने के लिए टेलर चौक का उपयोग किया जाता है। बहुत मुलायम रहता है और किस भी शेप का आ सकता है, चौकोर, गोल, तिकोना और विभिन्न रंगों में मिलता है। अधिकतर नीले ही रंग में मिलता है और झाड़ने पर यह साफ हो जाता है, इसीलिए टेलर चौक का इस्तेमाल करते हैं। ड्राफ्टिंग को कपड़े पर रख करके हम रेखांकन करते समय ड्राफ्टिंग हिले नहीं, इसके लिए हम पिंस का उपयोग करते हैं। छोटे बड़े पिंस अलग अलग आकार में मिलते हैं। तेज नोक वाले, कपड़े के मुताबिक मोटे पतले पिन का प्रयोग करना चाहिए और अच्छी धातु की होनी चाहिए, जंग लगी हुई नहीं होनी चाहिए। पिन को हम नमी से बचा सकें, अच्छी तरह से रख सकें, इसके लिए पिन कुशन का उपयोग हमेशा करना चाहिए। पैटर्न उतारने के लिए कई बार हमें कार्बन का उपयोग भी करते हैं। इसके लिए पेंसिल और कार्बन का उपयोग करना चाहिए।
ट्रेसिंग व्हील यह एक हैंडल में लगा हुआ कांटेदार चक्र समान होता है, जिससे पेपर पैटर्न को कपड़े पर आसानी से उतारा जा सकता है कि कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर हमने पेपर रख दिया है और उसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील चला दी है तो नीचे चक्र आसानी से उस पर घूम जाता है और नीचे निशान बन जाते हैं। ब्राउन पेपर होता है जिसके ऊपर के हम ड्राफ्टिंग करते हैं, इसको ड्राफ्टिंग पेपर या ब्राउन पेपर या भूरा कागज़ भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग भूरे कागज़ के उल्टी तरफ खुरदरी साइड पर करनी चाहिए। पूर्व में ड्राफ्टिंग करने से अगर फेरबदल करनी पड़े तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कागज़ के नमूने भी आसानी से उपलब्ध होते हैं जिनको कपड़े पर रख करके किसी भी नाप का परिधान तैयार करना आसान होता है। फिर आता है कटाई के लिए उपकरण। कटाई के लिए साधारण कैंची, छोटी कैंची, काज काटने की कैंची, shears, पिकिंग shears, कई तरह की कैंची बाज़ार में उपलब्ध है। साधारण कैंची कपड़े को काटने के लिए काम में ली जाती है। छोटी कैंची से हम जब सिलाई कर रहे होते हैं तो हाथ मशीन की सिलाई करते समय धागा काटने के लिए छोटी कैंची काम में ली जाती है। काज काटने के लिए कैंची अन्य कैंचियों से अलग होती है, दूसरी कैंचियों की अपेक्षा इसके कोने ज़्यादा नुकीले रहते हैं। shears एक बड़े आकार की कैंची को shears कहते हैं। इसकी लंबाई साधारण कैंची से ज़्यादा होती है, 6 से 9 इंच लंबी होती है। इनसे मोटे और भारी और ऊनी कपड़े काटे जाते हैं। इनका उपयोग टेलर्स भी करते हैं। इनकी कपड़ा काटते समय कपड़े को उठाना नहीं पड़ता, ये थोड़ी भारी होते हैं और हैंडल विशेष प्रकार के होते हैं। इनमें अंगूठा उंगलियां आसानी से आ जाती हैं। पिकिंग shears यह कैंची एक अलग तरह की होती है। इसके दोनों जो किनारे होते हैं उन पे दांतेदार आरी के समान होते हैं। सिलाई के बाद कपड़े को खुले किनारों को भी इस कैंची से काटा जाता है, जिससे किनारों से धागे नहीं निकले और किनारों पर ओवरलॉकिंग व इंटरलॉकिंग की आवश्यकता नहीं पड़े। उसके बाद आता है सिलाई के लिए उपकरण। सिलाई मशीन परिधान को अंतिम रूप देने के लिए उसे सिला जाता है सिलाई मशीन से। और सिलाई मशीन बाज़ार में कई तरह की उपलब्ध है, हाथ से चलाने वाली, पैर से चलाने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से चलाने वाली। साधारण टाँकों के साथ दूसरे सजावटी टाँके भी मशीन के द्वारा बनाए जा सकते हैं। यह सिलाई का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सुइयाँ। सिलाई करते समय 2 तरह की सुइयों का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। हाथ की सुई, जिससे कपड़े पर कच्चे अथवा अस्थायी टाँके लगाए जा सकते हैं, और सिलाई मशीन की सुई। दोनों तरह की सुई अलग अलग साइज़, मोटाई आदि में मिलती है। कपड़े की किस्म के अनुसार हम सुई का चुनाव करते हैं। सुई कुशन। सुई को अच्छे से रखने के लिए हमें जंग नहीं लगे तो सुई कुशन का उपयोग भी करना चाहिए। अलग अलग कपड़ों को सिलने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग कलर के धागों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो धागे भी कई तरह के बाज़ार में उपलब्ध हैं। अंगुस्ताना। हाथों से जब सिलाई करते हैं तो मध्यमा उंगली सुई से सबसे ज़्यादा घायल होती है। इसे बचाने के लिए अंगुस्ताना पहनना चाहिए। ये हाथी दांत, चीनी मिट्टी, लकड़ी, धातु एवं चमड़े का बना हुआ होता है। अपनी उंगली के आकार का ही अंगुस्ताना हमें पहनना चाहिए। इसके बाद है बॉटकिन। ये प्लास्टिक, लकड़ी या हड्डी का बना हुआ होता है। सिलाई के समय कॉलर की नोक को ठीक करने, फीतों, बेल्ट उलटने के लिए, काज बनाने के लिए, कच्ची सिलाई को उधेड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक नुकीला और लंबा उपकरण है। इसके अलावा सिलाई मशीन का उपयोग किया जाता है। सिलाई मशीन के भी कई पुर्जे होते हैं जिनको आप नेट से देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पुर्जे क्या क्या हैं। तो आपको इसमें यह भी काम करना है कि सिलाई मशीन के बारे में पूरा लिखना है और क्या क्या पुर्जे हैं इसके बारे में आप लिखेंगे, और सिलाई मशीन किस तरह उपयोग में ली जाती है ये मैं आपको बताऊंगी, जिसमें फिर मशीन में आने वाली खराबियां, कारण, उपाय सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसकी सफाई की देखभाल कैसे करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।